एम्पलीफायर्स और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के कॉन्सेप्ट समझें 22 इजी एमसीक्यूज के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस में बीजेटीज एंड एफएटीज दोनों को ही एक साथ स्टडी किया जा सकता है, क्यों? The correct answer is option number C, because their frequency response behaviors are similar. BJTs and FATs दोनों ही अफेक्टेड होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैपेसिटेंसेस से, जो लीड करते हैं सिमिलर पैटर्न ऑफ गेन रिडक्शन को लो एंड हाई फ्रीक्वेंसीज पर। जो एनालिसिस टेक्निक्स होती हैं लाइक बोडे प्लॉट एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशंस, ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होती हैं। बीजेटीज एंड एफएटीज के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को एनालाइज करते समय जो जनरल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड हम यूज करते हैं वो तो सिमिलर होते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक पैरामीटर्स एंड डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करती हैं वो डिफरेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वो कौन सी कंडीशन होती है जिसके रिस्पेक्ट में एम्पलीफायर का एनालिसिस सिंप्लीफाइड होता है? The correct answer is option number B, when only resistive elements and sources are considered. एम्पलीफायर का एनालिसिस सिंप्लीफाइड होता है जब सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट्स एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज को कंसीडर किया जाता है, जो कि अलाउ करता है डीसी एनालिसिस को। डीसी एनालिसिस जो कि इग्नोर करती है रिएक्टिव कंपोनेंट्स सच एज कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स को। डीसी एनालिसिस पे फोकस करके हम ओम्स लॉ एंड किरचॉफ लॉज को यूज कर सकते हैं सर्किट को एनालाइज करने के लिए एंड डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए, जो कि क्रूशियल होता है प्रॉपर एम्पलीफायर बायसिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, एम्पलीफायर सर्किट में लो फ्रीक्वेंसीज पर क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लार्ज कैपेसिटर्स इन द सर्किट अफेक्ट परफॉर्मेंस। एम्पलीफायर सर्किट में लो फ्रीक्वेंसीज पर लार्ज कैपेसिटर का सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है, जो इन्फ्लुएंस करता है कि सिग्नल्स किस तरह से पास होंगे बाय एक्टिंग एज हाई इम्पीडेंस, जो इफेक्टिवली ब्लॉक या एट्यूनेट करते हैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को। कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। मींस लो फ्रीक्वेंसीज पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एम्पलीफायर सर्किट में हाई फ्रीक्वेंसीज पर क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल कैपेसिटर्स इनसाइड द एक्टिव डिवाइस बिकम इम्पोर्टेंट। एक्टिव डिवाइसेस लाइक ट्रांजिस्टर्स के विद इन हाई फ्रीक्वेंसीज पर जो इंटरनल कैपेसिटेंसेस होते हैं उनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है सर्किट की परफॉर्मेंस पे, जो अफेक्ट करते हैं सिग्नल के बिहेवियर को एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को बाय रिड्यूसिंग गेन एंड इंट्रोड्यूसिंग फेज शिफ्ट्स। जो हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर होता है एम्पलीफायर का, उसे एक्यूरेटली एनालाइज करने के लिए ये जरूरी होता है कि इन इंटरनल कैपेसिटेंसेस को एम्पलीफायर मॉडल्स में कंसीडर किया जाए, ऑफन यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी पाई और टी मॉडल्स। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में लॉगरिथमिक स्केल को यूज किया जाता है, क्यों? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टू बेटर विजुअलाइज अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट और एनालाइज करने के लिए लॉगरिथमिक स्केल को यूज करना हाईली बेनिफिशियल होता है, स्पेशली जब वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के साथ डील किया जा रहा हो। ये जो लॉगरिथमिक स्केल होता है ये डेटा को कंप्रेस कर देता है, जिससे कि उसे विजुअलाइज एंड इंटरप्ट करना ईजियर हो जाता है। लॉगरिथमिक स्केल्स को स्पेक्ट्रम एनालाइजर में कॉमनली यूज किया जाता है वाइड रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड्स को डिस्प्ले करने के लिए, जिससे वीकर सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करना इजियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एम्पलीफायर एनालिसिस में डीबी यानी कि डेसिबल स्केल को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इंडस्ट्री कॉमनली यूज इट फॉर फ्रीक्वेंसी प्लॉट्स। ये जो डेसिबल स्केल होता है इसे इंडस्ट्री में वाइडली यूज किया जाता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्यूस्टिक्स में, ताकि एम्पलीफायर परफॉर्मेंस एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट किया जा सके मोर कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल वे में। ये जो डेसिबल स्केल होता है ये लॉगरिथमिक होता है, मींस ये वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज को कंप्रेस करता है मोर मैनेजेबल स्केल पे। ये क्रूशियल होता है लार्ज वेरिएशंस इन गेन और सिग्नल लेवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि एम्पलीफायर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एग्जिबिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक लॉगरिथम क्या रिप्रेजेंट करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द पावर टू
which a base must be raised to get a specific number। जो लॉगरिथम होता है वो एक फंडामेंटल मैथमेटिकल टूल है वेरियस एप्लीकेशंस के साथ, लाइक इन फील्ड ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये एक्सप्रेस करता है दैट हाउ मेनी टाइम्स अ बेस नंबर लाइक 10 और e must be multiplied to reach a given value। लॉगरिथम स्केल्स जो होते हैं उन्हें यूज किया जाता है लार्ज रेंज ऑफ वैल्यूज को मोर मैनेजेबल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जांपल, रिश्टर स्केल फॉर अर्थक्वेक्स, डेसिबल स्केल फॉर साउंड इंटेंसिटी एंड पीएच स्केल फॉर एसिडिटी। क्वेश्चन नंबर 8, नेचुरल लॉगरिथम ln की बेस वैल्यू क्या होती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2.718। लॉगरिथम्स के जो टाइप्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कॉमन लॉगरिथम लॉग, जिसकी बेस वैल्यू 10 होती है, ऑफन रिटन विदाउट अ बेस स्पेसिफाइड। नेचुरल लॉगरिथम ln, जिसकी जो बेस होती है वो एक मैथमेटिकल कांस्टेंट e होता है, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 2.718। लॉगरिथम्स विद अदर बेसिस, वी कैन हैव लॉगरिथम्स विद एनी पॉजिटिव बेस अदर देन 1। जो नंबर e होता है वो बेस वैल्यू होती है नेचुरल लॉगरिथम की, जो कि एक इरेशनल नंबर होता है, जो कि एक फंडामेंटल कांस्टेंट है मैथमेटिक्स में, जो अपीयर होता है मैनी एरियाज में लाइक कैलकुलस, स्टैटिक्स एंड फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 9, डेसिबल स्केल क्या मेजर करता है? The correct answer is option number B, the gain or loss of signal strength compared to a reference level। ये जो डेसिबल स्केल होता है इसे कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। कंपैरिजन ऑफ सिग्नल लेवल्स, गेन्स एंड लॉस इन एम्पलीफायर एंड अदर सिस्टम, जो इसे लॉगरिथम वे बनाता है रेशियो ऑफ पावर, वोल्टेज और अदर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। डेसिबल स्केल का ये जो लॉगरिथम नेचर होता है ये वेरी लार्ज रेशियो को कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन के लिए अलाउ करता है इन मैनेजेबल वे में। इसके साथ ही ये कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस को सिंप्लीफाई करता है सिस्टम में, क्योंकि गेन्स एंड लॉसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है डायरेक्टली इन डेसिबल स्केल में। क्वेश्चन नंबर 10, ऑडियो सिस्टम्स के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस पावर लेवल क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1 मिलीवॉट। ऑडियो सिस्टम्स में 1 मिलीवॉट कॉमनली यूज किया जाता है एज रेफरेंस पावर लेवल, जो कि इंडिकेट किया जाता है बाय यूनिट dBm, डेसिबल रिलेटिव टू 1 मिलीवॉट। dBm यूज करता है लॉगरिथम स्केल को, जो कि यूजफुल होता है वाइड रेंज ऑफ पावर लेवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो dBm स्केल होता है इसे कॉमनली यूज किया जाता है टेलीकम्युनिकेशंस एंड ऑडियो सिस्टम्स में। क्वेश्चन नंबर 11, कैस्केड एम्पलीफायर सिस्टम में टोटल dB गेन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बाय एडिंग द dB गेन्स ऑफ ईच स्टेज। जो कैस्केड एम्पलीफायर होता है वो कंसिस्ट करता है मल्टीपल एम्पलीफायर स्टेजेस को, जो कि कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, जहाँ पे जो आउटपुट होता है वन स्टेज का वो सर्व करता है एज द इनपुट टू द नेक्स्ट। जो गेन होता है उसे डेसिबल में एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि एक लॉगरिथम यूनिट है, जो कि यूज की जाती है रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स। जो कैस्केड एम्पलीफायर सिस्टम होता है उसमें जो टोटल dB गेन होता है वो सम होता है dB गेन्स का ऑफ द ऑल इंडिविजुअल एम्पलीफायर स्टेजेस। You are a star. Keep challenging yourself. क्वेश्चन नंबर 12, एम्पलीफायर की बैंडविड्थ को क्या डिटरमाइन करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द कैपेसिटर्स इन द सर्किट। जो कैपेसिटर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरह से एम्पलीफायर रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर, इसलिए कैपेसिटर एम्पलीफायर की बैंडविड्थ को भी इम्पैक्ट करते हैं। बैंडविड्थ जो कि वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है जिसे एम्पलीफायर इफेक्टिवली एम्पलीफाई कर सकता है। कैपेसिटर्स में स्पेशली कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर्स क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को शेप करने के लिए। कैपेसिटर वैल्यूज एंड टाइप्स की जो चॉइस होती है वो क्रूशियल होती है एम्पलीफायर्स की डिजाइनिंग में विद स्पेसिफिक बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, एम्पलीफायर के लो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ को क्या अफेक्ट करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लार्ज कैपेसिटर्स इन द सर्किट।
जो लार्ज कैपेसिटर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरह से एम्पलीफायर बिहेव करता है लो फ्रिक्वेंसीज पर, जो इफेक्टिवली सेट करते हैं लो फ्रिक्वेंसी कट ऑफ पॉइंट को एज दे फॉर्म अ हाई पास फिल्टर विद द एसोसिएटेड रेजिस्टेंसेस। जो लो फ्रिक्वेंसी कट ऑफ पॉइंट होता है ये वो पॉइंट होता है जहां पर एम्पलीफायर का गेन स्टार्ट होता है टू डिक्रीज, इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ लार्ज कैपेसिटर्स एंड द एसोसिएटेड रेजिस्टेंसेस। क्वेश्चन नंबर 14, एम्पलीफायर के कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द गेन ड्रॉप्स टू 70.7% ऑफ इट्स मिड बैंड वैल्यू। जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है एम्पलीफायर की उसे डिफाइन किया जाता है एज द फ्रीक्वेंसी जहां पर गेन, वोल्टेज और पावर गेन रिड्यूस होता है टू 70.7% और 1/√2 of its mid-band gain, which is also a -3 dB point। जो मिड बैंड रीजन होता है वहां पर एम्पलीफायर का गेन रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है एट इट्स हाईएस्ट वैल्यू। जब फ्रीक्वेंसी मूव करती है अवे फ्रॉम द मिड बैंड टुवर्ड्स द लोअर और हायर फ्रीक्वेंसीज तो एम्पलीफायर का गेन स्टार्ट हो जाता है टू डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 15, एक एम्पलीफायर के लिए नैरो बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है? The correct answer is option number C. It limits the range of frequencies that can pass through। जो नैरो बैंडविड्थ होती है वो फ्यूअर फ्रीक्वेंसी को अलाउ करती है टू पास थ्रू, लेकिन ये समटाइम लीड करती है टू स्लाइट डिक्रीज इन पावर लेवल को, जिसे मेंटेन किया जा सकता है एटलीस्ट 50% ऑफ द पावर लेवल के। जो नैरो बैंडविड्थ होती है वो इंटरफेरेंस को तो रिड्यूस करती है लेकिन सिग्नल क्लियरिटी को इम्प्रूव करती है, लेकिन साथ में ये रिड्यूस करती है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को जिसे ट्रांसमिट किया जा सकता है। जो वाइडर बैंडविड्थ होती है वो मोर इंफॉर्मेशन को कैरी करती है लेकिन ये मोस्ट ससेप्टेबल होती है इंटरफेरेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में मिलर इफेक्ट क्या होता है? The correct answer is option number C, an increase in input capacitance। मिलर इफेक्ट एक फेनोमेना होता है। इस फेनोमेना के थ्रू एम्पलीफायर के इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स के बीच का जो कैपेसिटेंस होता है, जो कि टिपिकली एक स्मॉल पैरासिटिक कैपेसिटेंस होता है, वो अपीयर होता है टू बी मच लार्जर एट द इनपुट ड्यू टू द एम्पलीफायर गेन। ये जो इंक्रीज इनपुट कैपेसिटेंस होता है ये लीड करता है रिडक्शन इन द एम्पलीफायर बैंडविड्थ और ऑल्सो कॉज करता है इनस्टेबिलिटी को एट हाई फ्रीक्वेंसीज। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांजिस्टर में बीटा यानी कि HFE क्या होता है? The correct answer is option number B, a measure of how much current a transistor amplify। ट्रांजिस्टर में बीटा यानी कि HFE रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिस्टर के DC करंट गेन और एम्पलीफिकेशन कैपेबिलिटी को। ये इंडिकेट करता है कि ट्रांजिस्टर इनपुट करंट यानी कि बेस करंट को कितने अमाउंट में एम्पलीफाई कर पा रहा है टू आउटपुट करंट विच इज कलेक्टर करंट। बीटा यानी कि HFE की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्रूशियल होती है सर्किट डिजाइन में, स्पेशली जब ट्रांजिस्टर बायसिंग की बात हो that its DC ऑपरेटिंग कंडीशंस और उन एप्लीकेशंस में जहां पर ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है फॉर एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 18, एक एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को किस तरह से चेक किया जा सकता है? The correct answer is option number B, by applying a square wave। एक एम्पलीफायर के लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एंड हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को एनालाइज करने का एक कॉमन और इफेक्टिव मेथड होता है जिसमें स्क्वायर वेव को इनपुट सिग्नल की तरह यूज किया जाता है और आउटपुट वेव फॉर्म को एग्जामिन किया जाता है। ये जो एक स्क्वायर वेव होती है वो एक कंपोजिट सिग्नल होता है जो कंटेन करता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को और सीरीज ऑफ ऑड हार्मोनिक्स को। आउटपुट वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक एम्पलीफायर किस तरह से हैंडल करता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को विद इन द सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 19, एक एम्पलीफायर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का अनदर नेम क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है उसे हाफ पावर पॉइंट और 3 dB पॉइंट भी कहते हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर सर्किट के आउटपुट पावर, सर्किट लाइक एन एम्पलीफायर और फिल्टर, उसकी जो आउटपुट पावर होती है वो रिड्यूस हो जाती है टू हाफ ऑफ इट्स मिड बैंड वैल्यू। एम्पलीफायर की जो बैंडविड्थ होती है उसे ऑफन डिफाइन किया जाता है एज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। क्वेश्चन नंबर 20, एक एम्पलीफायर की बैंडविड्थ अगर वेरी वाइड है तो क्या होता है?
The correct answer is option number B. It can amplify a larger range of frequencies. अगर एक एम्पलीफायर की बैंडविड्थ वाइड है तो ये सिग्निफाई करती है कि ये हैंडल कर सकता है ब्रॉडर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को विदाउट सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन और लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ के। जो बैंडविड्थ होती है उसे ऑफन डिफाइन किया जाता है डिफरेंस की तरह। डिफरेंस जो होता है हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज के बीच का, एट विच द एम्पलीफायर गेन इज विद इन अ सर्टेन थ्रेशोल्ड ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, एग्जाम्पल 3 dB। क्वेश्चन नंबर 21, एक एम्पलीफायर में वो कौन सा कंपोनेंट होता है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हाई फ्रीक्वेंसी कट ऑफ को डिटरमाइन करने के लिए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल पैरासिटिक कैपेसिटर्स। जो स्मॉल पैरासिटिक कैपेसिटर्स होते हैं ट्रांजिस्टर्स एंड अदर कंपोनेंट्स के बीच में, वो इन्फ्लुएंस करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कट ऑफ को बाय लिमिटिंग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, और एक्ट करते हैं लो इम्पीडेंस पाथ की तरह टू द ग्राउंड, और रिड्यूस करते हैं गेन को एट हायर फ्रीक्वेंसीज। ये जो स्मॉल पैरासिटिक कैपेसिटर्स होते हैं वो अनवांटेड कैपेसिटेंस होते हैं जो एक्सिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ड्यू टू फिजिकल लेआउट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। ये इवन प्रेजेंट होते हैं जब कोई इंटेंशनल कैपेसिटर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक एम्पलीफायर की बैंडविड्थ अगर वेरी नैरो होती है तो क्या होता है? The correct answer is option number A. It can only amplify a small range of frequencies. अगर एक एम्पलीफायर की बैंडविड्थ नैरो होती है तो ये लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज के विद इन ही जो सिग्नल्स होते हैं उनको ही एम्पलीफाई कर सकता है इफेक्टिवली। इस लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज के आउटसाइड जो भी सिग्नल्स होते हैं उनके लिए एम्पलीफायर इफेक्टिवली एक्ट करता है फिल्टर की तरह और एट्यूनेट कर देता है सिग्नल्स को। ये जो नैरो बैंड एम्पलीफायर्स होते हैं इन्हें यूज किया जाता है उन एप्लीकेशंस में जहां पर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज की नीड होती है टू बी एम्पलीफाइड, सच एज रेडियो रिसीवर्स और सर्टेन ऑडियो एप्लीकेशंस। कीप सॉल्विंग MCQs, कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ।